बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों किया और उन्होंने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर नज़र क्यों रखी है। पाकिस्तान में जो सियासी लोग हैं वो नॉर्मली एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं और चीज़ों के लिए एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन इसका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अमेरिका इन चीज़ों को बाद औक़ात इस्तेमाल करता है और बाद औक़ात कम इस्तेमाल करता है, ये एक हकीकत है। लेकिन पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है इनके ऊपर अमेरिका का एतराज़ नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था या उससे पहले का दौर था, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, तब भी अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, इंडिया को थे, इसराइल को थे, यूरोपीय यूनियन और मगरबी ममालिक को थे। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें डॉक्टर समर मुबारकबंद और दीगर कुछ और सीनियर जो हैं वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया था, तो उस पर अमेरिका को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हो गए थे। पाकिस्तान के ऊपर यह भी एलिगेशन लगाया गया कि पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी कहीं और दी है। बाद ये एलिगेशन लगाया गया पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी कहीं और से ली है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ बहुत बुरी सूरत हाल गुजरी। परवेज़ मुशर्रफ साहब खुद उसके ऊपर अफसोस का इजहार कर चुके हैं। डॉक्टर साहब खुद बड़ी तकलीफ में थे, उन्होंने अपने दिल का हाल बताया भी था। तो ये एक पुरानी चीज़ है और ये अभी दोबारा से एक्टिवेट हो रही है। इसके एक्टिवेट होने के पीछे कुछ रीजंस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो इसमें लेटेस्ट खबर है वो रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से है। उन्होंने कहा कि जो नामजद वज़ीर ख़ारजा है, ये मार्को रूबियो इनका नाम है, उन्होंने कहा पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की उन्होंने तैयारी की हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से डील मुख्तलिफ अंदाज से की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे इक़्तिदार में उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत से हमारे बेहतरीन ताल्लुकात थे। बहरहाल फिर आगे उनकी पॉलिटिकल बात है, जो इमरान खान साहब को वो रिहा करवाना चाहते हैं। ये बात मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताई है। लेकिन इस चीज़ को लाकर जोड़ दिया जाता है पाकिस्तान की इंटरनल सियासी सूरत हाल से। ना तो मुस्लिम लीग नून चाहेगी कि पाकिस्तान का जो दिफाई नुक्ता नज़र से कोई नुकसान हो, ना पीपल्स पार्टी चाहेगी, ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ चाहेगी, क्योंकि इन सबके स्टेक्स इसी मुल्क के अंदर है। इसका दिफा मजबूत होना चाहिए। अब ये एक दूसरे के ऊपर ये गंद उछालते हैं और स्पेशली पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इसमें टारगेट किया जाता है। और इसमें जो गंदा तरीन रोल है वो हमेशा से मुस्लिम लीग नून प्ले करती है। मुस्लिम लीग नून का हमेशा से ये तरीकाकार है कि जब भी कभी वो इक़्तिदार से निकलने लगे या मुश्किल में आ जाए तो वो अपनी मुखालिफ सियासी जमातों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं गद्दारी का, और वो ये कहते हैं कि दुश्मन के एजेंट हैं। और मजहबी सियासी जमातें भी ऐसा करती हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून क्योंकि एक बड़ी जमात है तो उसकी जानिब से बार बार होता है। और होता क्यों है? ये एक हथियार है जिसको इस्तेमाल किया जाता है हमेशा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और नून लीग जब भी इक़्तिदार में आती है एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आती है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी छोटी मोटी झड़पें भी होती हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की अब तक की जो सबसे बड़ी सहूलतकार पाकिस्तान में कोई सियासी जमात है तो वो बड़ी जमातों में मुस्लिम लीग नून है। तो नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट का एक तरीका वारदात है कि ये दीवार के साथ लगा देते हैं और पाकिस्तान के दिफा को और पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डाल देते हैं। जैसे कौमी सलामती के लिए बेनज़ीर खतरा है, फिर ये कहा गया कौमी सलामती के लिए जरदारी खतरा है, फिर ये कहा गया कौमी सलामती के लिए फलां खतरा है। आज इमरान खान को भी कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कौमी सलामती के लिए खतरा थे और मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा भी कौमी सलामती के लिए खतरा थी। तो हर वो शख्स जो कभी भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट या एस्टेब्लिशमेंट की जमातों, जिनमें खास तौर पे नून लीग है, इनके मफादात के खिलाफ जाएगा तो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकूमत से कभी भी कोई काम लेना हो तो बाजू मरोड़ने के लिए वो चंद चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक, वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट उनकी बात मान लेती है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की तो एक तो सियासतदानों को काबू करना हो तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए करते हैं। दूसरा, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के जरिए से करते हैं। वहां पे इनकी जायदादें, वहां इनके बच्चे, वहां इनका आना जाना है, तो वहां पे थोड़ा सा बाजू मरोड़ते हैं तो वहां पे भी ये ठीक हो जाते हैं। तीसरा, कुछ पार्टियों के लिए, यानी खासतौर पे नून लीग या मजहबी पार्टियों के लिए अमेरिका इस्तेमाल करता है अरब ममालिक को, और वहां से आने वाले हुक्म को ये लोग नहीं टालते। और चौथा, IMF वगैरह को फाइनली इस्तेमाल किया जाता है कि इनकी मईशत के ऊपर ज़रब लगाओ, ये बंदे बन जाएंगे। और अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका ने दबाव में लेना हो तो वो क्या करते हैं? उसमें उनके पास दो सिंपल रास्ते होते हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक, तो वो नॉर्मली एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट कहते हैं, बात मान ली जाती है। जैसे मुशर्रफ साहब ने, ज़ियाउल हक ने, सब ने बात मानी, आज भी बात मानते हैं। जैसे बाजवा साहब ने बात मान ली फौरी तौर पर, और बाजवा साहब तो चाहते ही थे कि इमरान खान का रिजीम चेंज किया जाए, उन्होंने तो ग्राउंड बनाया था, तो बात तो उन्होंने माननी थी। अब एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लेना हो तो वो दो चीजें करते हैं। नंबर एक, पाकिस्तान की मईशत को ज़रब लगाते हैं। नंबर दो, पाकिस्तान के दिफाई नुक्ता नज़र से पाकिस्तान को ज़रब लगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें पाकिस्तान का एटमी और पाकिस्तान का एक प्रोग्राम है मिसाइल का। इन दो चीज़ों को वो टारगेट करते हैं अगर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने टैकल करना हो। आजकल अमेरिका यही कर रहा है, और करने का मकसद क्या है? एक तो देखें, अमेरिका ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान इसराइल तक हिट कर सके या पाकिस्तान की जो पहुंच है वो इस खित्ते में ज्यादा दूर तक जाए मिसाइल्स को लेकर। स्पेशली इंडिया क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है, अगर आप इसकी चौड़ाई देखें तो बहुत दूर तक है। अगर पाकिस्तान के मिसाइल की रेंज कम हो जाती है
तो इंडिया अपनी कैपेसिटी को, जो हिट करने की और जो हमला करने की कैपेसिटी है या सलाहियत है, उसको दूर ले जाएगा और पाकिस्तान से अपने आप को महफूज करेगा और पाकिस्तान ज्यादा दबकर इंडिया से रहेगा, खुलकर कभी मौकिफ ले नहीं पाएगा। अभी हमने देखा पीसीबी के मामलात में, क्रिकेट के मामलात में तकरीबन सरेंडर था पाकिस्तान की जानिब से। जो इंडियन ने चाहा वही हुआ। हालांकि इंडियन टीम, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर यहां पाकिस्तान में खेलने के लिए आए तो पाकिस्तानी जिस तरीके से उनको वेलकम करेंगे, और पाकिस्तान में जितने विराट कोहली के फैंस हैं, रोहित शर्मा के फैंस हैं, अगर वो आए खेलने के लिए, और पाकिस्तानी जो है वो बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं। हम कोई जंग में, लड़ाई में यकीन नहीं रखते, हम तो पुरअमन लोग हैं और हम क्रिकेट के रियल फैंस हैं। यहां पे आप ये देखेंगे लोग अपनी ग्रीन शर्ट पहनेंगे और उसके ऊपर विराट कोहली लिखेंगे, उसको लोग सपोर्ट करेंगे, उसका बैनर पोस्टर पाकिस्तानी उठाकर खड़े होंगे कि हम आपकी एक अच्छी इनिंग देखना चाहते हैं। क्रिकेट लवर्स हैं, हार जीत गेम का हिस्सा है, हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, हम चाहते हैं पाकिस्तान जीते, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि विराट कोहली का अच्छा खेल देखकर हम महजूज भी हों। अब इस वक्त जो है ना, वो जो बाइडन की इंतजामिया, याद रखिएगा कि अभी जो मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ बातें हो रही हैं या पाबंदियां लग रही हैं, ये कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं लगा रहा। अगर डोनाल्ड ट्रंप करेगा तो ये इमरान खान के खाते में डाला जाएगा, तब भी ये गलत होगा। ये नून लीग के खाते में भी नहीं डाला जा सकता। ये जो हो रहा है ना इस वक्त, ये जो बाइडन इंतजामिया कर रही है, अच्छा वो क्यों कर रही है, उसकी रीजन आप समझिए। जो बाइडन इंतजामिया ने इलेक्शन हारने के बाद अपना एनालिसिस शुरू करवाया, जब एनालिसिस शुरू हुआ तो उनके बाद रिपोर्ट्स आ गई। उनके हारने के जो बड़े फैक्टर्स हैं, उनमें एक फैक्टर यह है कि जो मुसलमानों का वोट है वो डेमोक्रेट्स को पड़ता था हमेशा से। मुसलमानों के वोटर्स की अक्सरियत डेमोक्रेट्स को वोट डालते थे, ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन्स को वोट नहीं डालते थे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर, हैरानकुन तौर पर, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों का वोट शिफ्ट हो गया और इसकी वजह से कई रियासतों में वो मतलूबा नताइज नहीं मिले डेमोक्रेट्स को जो उनको मिलने चाहिए थे। अब जब उन्होंने वजूहात का तायुन किया कि मुसलमानों का जो वोट है या वोटर है वो हमारे हाथ से क्यों निकला, तो इसकी जो बड़ी वजूहात है उनमें दो वजूहात थी। नंबर एक, जो सबसे बड़ी वजह है जिसका कोई और मुकाबला नहीं कर सकती वजह, वो फलस्तीन का मामला है, गजा का मामला है। गजा में जंगबंदी के हवाले से जो बाइडन कुछ कर नहीं पाया, जो बाइडन की इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम रही, बल्कि उन्होंने सहूलतकारी की वहां जो खून बहा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह वादा किया मुख्तलिफ जगहों पर कि मैं इक़्तिदार में आते ही गजा में जंग बंद करवा दूंगा, चाहे वो इसराइल के हवाले से पॉलिसी वही है, सबकी अमेरिकन की एक ही पॉलिसी है, लेकिन कम से कम ट्रंप ने कहा कि मैं जंग बंद करवा दूंगा। तो एक तो ये बड़ी वजह थी। दूसरा, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की एक कैंपेन चलाई डोनाल्ड ट्रंप के हक में, इमरान खान को लेकर, पाकिस्तान में होने वाले जुल्म और बर्बरियत को लेकर उन्होंने मुसलमान कम्युनिटी को मुतवज्जे किया। ज्यादातर वहां पे मसाजिद हैं, उनमें मुसलमान जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत जाते हैं, कम्युनिटियों का हिस्सा है। तो उन्होंने तमाम मुसलमानों से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ट्रंप को वोट डालकर देखते हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, वाहिद आदमी है इमरान खान जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात की थी, वाहिद आदमी है इमरान खान जिसने नामूस रिसालत के लिए बात की थी। ये बहुत ताकतवर आदमी है और आलमी सतह का एक लीडर है, इसको बाहर निकालना जरूरी है। दूसरा, गजा के अंदर जंग रोकना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों को लेकर जो पाकिस्तानी मुसलमान है, इन्होंने जबरदस्त लॉबिंग की मुसलमानों के बीच में और वोटर्स को शिफ्ट करवाया। अब ये जो बाइडन इंतजामिया को इस बात का एहसास हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जिस रजीम को हमने सपोर्ट किया कि जो मर्जी आप करें हम आपके साथ हैं, वो रजीम ओवरसीज पाकिस्तानियों की सपोर्ट दिलवाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। हालांकि इन्होंने बड़े दावे किए थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी आपका साथ देंगे, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने साथ नहीं दिया जो बाइडन का, जिसके नतीजे में उनको एक बड़ा डेंट पड़ा और कई रियासतों के अंदर उनको शिकस्त हुई इस वजह से, या उनके वोटर टूटे हैं। कम से कम मुसलमान वोटरों का एक फैक्टर है, ये ऐसा नहीं है कि सारा कुछ मुसलमानों ने किया, लेकिन एक फैक्टर वो है और इस वजह से उनकी आप पॉलिसी अब थोड़ी सी बदलती हुई भी देख रहे हैं। अब इसमें एक चीज आप और अपने ध्यान में रख लें कि इमरान खान के साथ जो भी हुआ ना, इसमें जो बाइडन इंतजामिया की सहूलतकारी शामिल है पाकिस्तान में जो भी हो। अब अमरीकी ये नहीं कह रहे कि इमरान खान को हुकूमत में, यानी अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब, कल तक ये कहते थे कि जनाब बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो बात ये पूछी जा रही है कि अब ये क्यों कहते हैं कि जी ये मुदाखलत ठीक हो रही है, तो हलाल मुदाखलत और हराम मुदाखलत की किस्म के सवाल किए जा रहे हैं। तो इसका सिंपल जवाब मैं आपके सामने रख देता हूं कि अमेरिका की उस वक्त की डिमांड और अब की डिमांड में फर्क है, और ये काम पाकिस्तान को बगैर मुदाखलत के खुद करने चाहिए। मैं आज भी ये कहता हूं कि बाहर वाला कोई हमें आगे समझाए या हमसे आगे बात करे, इससे बेहतर है कि हम खुद समझें और अपने फायदे और नुकसान के मुताबिक खुद बेहतर फैसले करें और आवाम के फैसलों को माने। अब पहले जो मुतालबात थे वो क्या थे, या जो बाइडन ने इंतजामिया ने क्या किया था? नंबर एक, उनका वादे हुक्म आया था कि हुकूमत गिरा दी जाए इमरान खान की। नंबर दो, उनका वादे हुक्म था कि इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं रहने देना, दोबारा इक़्तिदार में ना आए। फिर जितना भी जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान में हुई उसमें वो मददगार रहे। इलेक्शन धांधली के ऊपर वो मुकम्मल खामोश रहे। मुतनाज़ तरीन आईनी तरामीम हुई, MNAs और सेनेटर्स को अगवा किया गया, इसके ऊपर वो बिल्कुल नहीं लिखे। बहुत सारे लोगों ने लिखा, वो बोले ही नहीं। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जबरी गुमशुदगियों पर भी अमेरिका हैरानकुन तौर पर ना सिर्फ खुद खामोश रहा, बल्कि
अपने इत्तेहादियों को भी तकरीबन खामोश रखा। IMF और दीगर इदारों के जरिए से पाकिस्तान की बदतरीन पॉलिसियों और बदतरीन माशी हालात के बावजूद उन्होंने मुकम्मल मुआवनत करवाई। तो ये था उनका मॉडल। अब क्या मांगा जा रहा है इस वक्त जो मांगा जा रहा है, नंबर एक ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को जाली मुकदमा से रिहाई दी जाए। देखें, जिस वक्त ये मांगा जा रहा है ना, उस वक्त इमरान खान ने 99% मुकदमात अपने खुद खत्म करवा लिए हैं। यानी इमरान खान साहब के 180 से ज्यादा मुकदमात हैं, लगभग डबल सेंचुरी होने वाली है उनकी। इन मुकदमात में से इमरान खान साहब के ऊपर 2-3 ही एक्टिव हैं। तो अंदाजा कर ले आप कि उनके जीतने की परसेंटेज या उनकी अपने आप को बाहर निकालने की जो इमरान खान साहब की फतह की परसेंटेज है वो 99% है। तो इमरान खान साहब तो ऑलरेडी चीजें कर चुके हैं। दूसरा ये है कि अमेरिका अब ये कहता है कि मैंडेट का एहतराम करें। वो ये नहीं कहता इसकी हुकूमत हटाओ, इसकी हुकूमत बनाओ, कहता नहीं, ये पब्लिक को फैसला करने दें, मैंडेट का एहतराम करें और इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां बंद की जाएं। अब ये एक रियल फैक्ट है, हर पाकिस्तानी ये जानता है कि पाकिस्तान में बदतरीन खिलाफवर्जियां हुई हैं इंसानी हुकूक की, और इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है। अब हुआ यह है कि बजाय इन चीजों के सीखने के, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपना मजहबी चैप्टर लॉन्च कर दिया है। मजहबी चैप्टर जो लॉन्च हुआ है उसके अंदर पहला जो स्टेटमेंट आया वो ताहिर अशरफी साहब की जानिब से आना था। वही स्टेटमेंट आया ताहिर अशरफी साहब की जानिब से, और उन्होंने कहा जी कि अमेरिका को क्यों नजर नहीं आता ग्वांटानामो बे, और आफिया सिद्दीकी जो बेगुनाह है वो क्यों नजर नहीं आती। तो मेरा सवाल यह है ताहिर अशरफी साहब से कि उन्होंने अपनी जिंदगी में आफिया सिद्दीकी और ग्वांटानामो बे के मामलात के ऊपर कितने एहतजाज किए, कितना जोर लगाया, और ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ताहिर अशरफी साहब का ये हक है कि वो रोजाना ग्वांटानामो पे बात करें, जैसे अमेरिकन का हक है कि वो बात कर सकते हैं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पे, जैसे मेरा हक है कि मैं फलस्तीन पे बात कर सकता हूं, मैं यूक्रेन और रूस के मामले पे बात कर सकता हूं, पूरी दुनिया में जहां पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूं। इसी तरह ताहिर अशरफी साहब का ये हक था कि वो हमेशा बात करते, जब भी जाते सऊदी हुक्मरानों को मिलने के लिए, तो क्या उन्होंने कितनी मरतबा सऊदी हुक्मरानों को कहा कि आप अमेरिका से कह के डॉक्टर आफिया को छुड़वा दें, या उन्होंने कितनी मरतबा कहा कि आप मजम्मत करें ग्वांटानामो बे की, या कितनी मरतबा उन्होंने खुद आवाज उठाई। तो खुद अगर आप इंसानी हुकूक के लिए आवाज नहीं उठा रहे तो दूसरों को आप आवाज उठाने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये मामला जो है वो सिंपली है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। मैं मिलिट्री कोर्ट्स पे आता हूं, लेकिन पहले एक खबर और है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया इमरान खान साहब को लेकर, और उनका स्टेटमेंट इमरान खान साहब को लेकर ये है, जैसे वो हमेशा कहते हैं जी इमरान खान यहूदियों का एजेंट है। अब जरा आप स्टेटमेंट देख लें। इमरान खान एक इसराइली असासा है जिसके जरिए वो वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत को खुदा ना खास्ता सरनगू करना चाहते हैं। ये जनाब ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है। ये हमेशा मजहब को इस्तेमाल करेंगे, हमेशा उब्बुल वतनी को इस्तेमाल करेंगे, गद्दार कहेंगे, एक बंदे को तौहीन मजहब का इल्जाम लगाएंगे। ये चीजें ये हमेशा करते हैं क्योंकि इनकी तरबियत एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई है। वो एक अभी इंटरव्यू में देख रहा था एक साबिक ब्यूरोक्रेट का, वो ये बता रहे थे कि एक ऑफिसर ने अपनी जेब से 2 कार्ड निकाले और निकाल कर कहा कि इंडियन कार्ड है, ये डाल देते हैं सादबी के ऊपर और इस पर केस बना देते हैं। यानी बड़े आराम से, मुझे एक डीआईजी उन्होंने बताया, उन्होंने कहा मुझे बहुत धमकाया गया, ये कहा गया आप पे ये डाल देंगे, ये डाल देंगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे, हमारी बात माने। मैं नहीं मानता था, तो फाइनली कहा कि हम आपके ऊपर तौहीन रिसालत डाल देंगे। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ किया। उन्होंने मुझे खुल के ये बात बताई, कभी वो किताब लिखेंगे तो उसमें सामने भी आ जाएगा। चंद चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिसे ख्वाजा आसिफ इसराइल का असासा कह रहे हैं उसके बारे में। नंबर 1, इमरान खान साहब के ऊपर उनके दौरे इक़्तिदार में इसराइल को तस्लीम करने के लिए शदीद तरीन दबाव था, और इसके बहुत सारे गवाह मौजूद हैं, वो खुद भी कह चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने किसी सूरत भी इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। नंबर 2, जनरल बाजवा जिन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को MNA बनवाया था, जनरल बाजवा सहाफियों के साथ खुद ये कहते रहे हैं, एक मीटिंग में मैं भी मौजूद था, वो ये चाहते थे कि इसराइल को तस्लीम करने की तरफ मामला आगे बढ़े और पाकिस्तान के मीडिया में इसको डिस्कस किया जाए, और वो ये कहते रहे हैं निजी महफिलों के अंदर कि पाकिस्तान को क्या मुसीबत है। नंबर 3, इमरान खान साहब के जो मुखालिफ सहाफी हैं या जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट और प्रो मरियम नवाज हैं या नवाज शरीफ के करीबी जो सहाफी हैं, उनका वफद इसराइल में जाता है मुलाकातों के लिए, और किसी का क्यों नहीं जाता। नंबर 4, इसराइल के खिलाफ कोई वादे मौक़िफ़ इस हुकूमत का अभी तक नहीं आया। नंबर 5, जो लोग भी फलस्तीन के हक में एहतजाज करने के लिए निकले या जिन्होंने फलस्तीन का परचम उठाया, उनके ऊपर मौजूदा पाकिस्तानी रजीम ने न सिर्फ टॉर्चर किया बल्कि उनसे झंडे भी छीने, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब वो इसकी वाज़ेह और जिंदा मिसाल है। जितना जुल्म और बर्बरियत उन्होंने और उनकी फैमिली ने देखा, उनके बच्चे और बेगम तक को अगवा किया गया, बार बार गिरफ्तार किया गया, सिर्फ इसलिए कि वो फलस्तीनियों के हक में आवाज उठा रहे थे। इमरान खान साहब की अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर आप निकाल कर देख लें, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने इस्लामोफोबिया के हवाले से, नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और फलस्तीनियों के हक में ऐसी शानदार तकरीर नहीं की। इमरान खान ने जोरदार आवाज उठाते हुए उसको एक बड़ी जेल करार दिया था और एग्जाम्पल देकर दुनिया को कायल करने की कोशिश की थी कि आपको फलस्तीनियों को इंसाफ देना पड़ेगा। अभी एक और चीज आप गौर करें कि मौजूदा हुकूमत के दौर में ही क्यों इसराइल ने एक बड़ा हमला किया गजा के ऊपर। तारीख का बदतरीन हमला होता है
और मौजूदा दौरे हुकूमत में होता है, और ये उसके ऊपर अभी तक कुछ भी करने में नाकाम है। इस हमले को 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है और बदतरीन फलस्तीनियों की नस्लकुशी हुई है। तो ख्वाजा आसिफ साहब को देखना पड़ेगा, वो वजीर दिफा है, उन्होंने फलस्तीनियों के दिफा के लिए क्या किया और इमरान खान साहब ने अपने दौर में क्या कुछ किया था, ये सबके सामने, और उनके ऊपर कितना दबाव था इसराइल को तस्लीम करने के लिए, ये चीज अब सारी दुनिया जानती है। और वो सहाफी गवाहियां देते हैं जो ख्वाजा आसिफ या उनकी जमात के बहुत करीब रहे। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से इमरान खान साहब के कुछ साबिक बयान पे तनकीद की जा रही है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। माजी में इमरान खान साहब ने इसको सपोर्ट किया था कि मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो सकती हैं, लेकिन ये किया था दहशतगर्दों के हवाले से। अब मैं एक चीज समझ गया हूं कि जो चीज हम ये समझते हैं ना कि मजबूरी है और इन हालात में ये काम हो जाना चाहिए, चाहे ये काम कानून और आइन की नजर में गलत है, लेकिन हमारे हालात की मजबूरी है, तो कल को सही काम को करने के लिए जो गलत तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है वही मुड़ के हमारे ऊपर भी आ जाता है। यानी हमें ऐसा लगता था कि जो आदमी बम धमाके करे उसको जबरी तौर पे लापता कर दिया जाए, लेकिन फिर हमने देखा कि हर उस बंदे को जबरी तौर पे लापता कर दिया गया जिसने कभी दहशतगर्दी का एक गमला भी नहीं तोड़ा हुआ, एक शीशा भी नहीं तोड़ा हुआ। हमने देखा वही चीज मुड़ के हमारे ऊपर आ गई। लिहाजा जबरी लापता करने की सख्त मुखालफत हमेशा करनी चाहिए थी, आज भी करनी चाहिए। किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे वो मुजरिम है चाहे वो नहीं है, आप कानून के मुताबिक चले। इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स की जस्टिफिकेशन दी गई कि दहशतगर्द हैं, अदालतों से छूट जाते हैं, जजों पे दबाव होता है, तो भाई आप अपने सिस्टम को ठीक करें। ये नहीं हो सकता कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर आप सिविलियंस को लेकर चले जाएं, चाहे वो कोई भी, आप नहीं ले जा सकते। अब इसकी मुखालफत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब आसमान से उतरे, इंसान सीखता है, वक्त के साथ साथ सीखता है। इमरान खान साहब ने अपनी जिंदगी में अपनी कई गलतियों की निशानदेही करके खुद कहा कि मैं वहां गलत था, मुझे वो ठीक करना चाहिए था। ये एक लीडर की निशानी है कि उसने गुजरे हुए वक्त से और अपनी गलतियों से सीखा और वो आगे बढ़ गया। जो लोग अपनी गलतियों पे अड़ जाते हैं वो कभी भी ठीक नहीं होते। मैंने क्यों जाके बलोचों से माफी मांगी, मैं क्यों अपनी कुछ चीजों के ऊपर ये कह चुका हूं कि माजी में मैंने ये चीजें गलत की, वो इसीलिए कहा कि मैंने वक्त से सीखा और मैंने ये सीखा कि पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता, ये जुल्म और ज्यादती और इसका सिलसिला अब हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। अच्छा, इसमें जनाब अब सजा पाने वाले दाऊद खान के वालिद ने GHQ और वजारत दिफा को ये लेटर लिखा है, जिनको फौजी अदालत से सजा दी गई है कि जनाब आप हमें कॉपी दें फैसले की। अब फैसले की कॉपी आएगी तो आपको बड़ा मजा आएगा नाज़रीन, क्योंकि जो फैसले लिखे गए हैं ना उनके बारे में जो अब तक इतला आ रही है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, और जब आप उनके फैक्ट्स पढ़ेंगे तो पाकिस्तान में एक नया मीम्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आने वाले दिनों में ये फैसले आपके सामने आ जाएंगे। की सूरत हाल में नाज़रीन मैंने बात कर दी, लेकिन एक चीज बताऊं, रावलपिंडी स्टेडियम में अता तारड़ साहब गए, अब उनको वज़ीर आज़म और मरियम नवाज जैसा प्रोटोकॉल तो नहीं दिया जा सकता कि सारे स्टेडियम के अंदर अपने बंदे ले जाके बैठाएं। वहां लोगों ने कैदी नंबर 804 के नारे लगा दिए और पूरे स्टेडियम में इमरान खान के नारे लग रहे थे, और एक जो लोगों का फेवरेट नारा है कि मरियम के पापा चोर है, वो नारा भी लग रहा था। तो बड़ी शर्मिंदगी हुई इनको, यहाँ पे जहां जाएंगे पाकिस्तान में नारे लगेंगे चोर चोर के। ये बच नहीं सकते, कभी भी ये बच नहीं सकते। इन्होंने मैंडेट चोरी किया हुआ है, ये पब्लिक के बीच में जा ही नहीं सकते, ये लोगों को फेस ही नहीं कर सकते, और ये एक रियलिटी है, इससे अब ये नहीं भाग सकेंगे। इन्हें अवाम में वापस जाने के लिए जमहूरी तरीकाकार इख्तियार करना पड़ेगा और उसमें इनको टाइम लगेगा। नाज़रीन, पारा चनार की सूरत हाल पे हम बाद में जरूर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हुकूमत की सूबाई और वफाकी हुकूमत दोनों की इस वक्त अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वहां जो रस्ते बंद हैं, अद्वियात का मसला है, बच्चों का मसला है, पाकिस्तान का मीडिया उनका गुनाहगार है, और इसके ऊपर हमसे पूछ होनी है बाद में कि इसके ऊपर आपने बात क्यों नहीं की। क्योंकि देखिए वहां पे 100 के करीब बच्चों के बारे में बताया जाता है, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में बैरिस्टर साहब, वो इसको डिनाई करते हैं। फिर भी सूरत हाल बहुत कशीदा है, सूरत हाल बहुत गंभीर है, इसके ऊपर रियासत को फौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।